अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये है आज का टॉपिक जो हमें एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में इसकी रिक्वेस्ट की थी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ना ही होगा। ये टॉपिक जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो फर्स्ट यूनिट है आपका नेट या सेट की एग्ज़ाम के लिए, राइट। और अदर देन दैट आपको ये बीकॉम, एमबीए, बीबीए के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सो आज का जो सेशन है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एज पर योर रिक्वायरमेंट एज वेल। सो कीप वॉचिंग। सो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ है, बट जो कंट्रीज़ है तो सारी की सारी डेवलप्ड है क्या? तो नहीं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो फुल्ली डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज़ डेवलपिंग की स्टेज पे है एंड कुछ कंट्रीज़ टोटली अंडर डेवलप्ड है। तो अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ का काम क्या बनता है कि उन्होंने क्या करना है, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने साथ लेके चलना है। इसी पर्पज़ के साथ ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है ये काम करती है। चाहे इनका जो स्टाइल है या फिर चाहे इनका वो जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग हो, चाहे इनका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो अलग अलग हो सकता है, बट इनका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि पीसफुल एनवायरनमेंट लाना पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। सो देखिए यहाँ पे भी बोला गया है कि इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़। अब इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस किसके थ्रू आप ला सकते हो? तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके थ्रू। बाय हेल्पिंग टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इवन आप अगर देखोगे कि सिटीज़ में और जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, तो आपको दिखाई देता है कि वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डिफरेंस, ठीक है। सो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज किया जाए, जिसकी वजह से सारे के सारे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो अपनी कंट्री को एक प्रोडक्टिव आउटपुट दिला सके, ठीक है। डेवलपमेंट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। हर बार किसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री को दूसरी कंट्री या किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड ना हो वो कंट्री, इसलिए ये स्टेप जो है वो ली जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मदद मिलती है इन सारी कंट्रीज़ को, ठीक है। इट हेल्प्स टू बूस्ट इकोनॉमिक, मतलब जो फ्लो चलता है मनी का वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू जाता है, किसकी तरफ? डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास। इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज़ एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट टू गेट रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। कौन से क्राइसिस होते हैं? मोस्टली डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है। सो इस तरह के क्राइसिस में ये क्या काम करता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस? सो इट हैज़ अ क्रूशियल रोल टू बिकम अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ठीक है। अगर कहीं से भी फाइनेंस ना मिलता हो तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। सो ये देखिए, ये सारी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंस के रिलेटेड काम करती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करने का एक इम्पॉर्टेंट काम करती है। अनदर वन इज़ वर्ल्ड बैंक, नेक्स्ट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, अंकटाड जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, मतलब जो बिटवीन द कंट्रीज ट्रेड चलता है, ट्रांजैक्शंस चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस चलता है, तो उसके लिए WTO बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज़ मीगा, ये भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनली काम करती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओके। सो इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सारी कंट्रीज़ के को जो कोऑपरेशन है या कोलैबोरेटिवली
वर्ल्ड इकोनॉमी को बेटर बनाने का जो पर्पज़ है। तो इसके लिए क्यों ज़रूरत पड़ी इन सारी इंस्टीट्यूशंस की, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है दैट देयर वॉज नीड टू क्रिएट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ओके, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब क्या कि 1930s में एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन का पीरियड आया था, जहाँ पे सारी जो कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी। ठीक है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी या कम हो रही थी, मतलब अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उस टाइम पे। तो इस वक्त क्या चल रहा था कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और वर्ल्ड वॉर जब आया, द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वेयर क्रिएटेड। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन दोनों इंस्टीट्यूशन, जिसको हम ट्विंस भी बोलते हैं, एक ही ईयर में ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नीड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमीज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर टू एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। अभी क्या ज़रूरत पड़ने लगी कि जो भी कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड है या इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, तो उनको एक ऐसी पोजीशन पे लाना जिसकी वजह से वो खुद को सस्टेन कर पाए, ठीक है, जिसको उभर पाए उससे। तो ये सारी चीज़ें तो रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा दिखने लगी। तो इसके लिए क्या हुआ अभी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आईएमएफ जो है वो कब आई थी एग्जिस्टेंस में, तो दिसंबर 27, 1945 में आई थी। व्हेन 29 कंट्रीज साइंड ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 29 कंट्रीज़ ने साइन किया था एक एग्रीमेंट, ठीक है, जो 1944 में साइन हो चुका था। तो फाइनेंशियल ऑपरेशंस वेर स्टार्टेड ऑन मार्च 1947, बट एक्चुअली ऑपरेशंस मतलब उसका कामकाज जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1947 से शुरुआत हुई थी। करंट मेंबरशिप मतलब कौन से या फिर कितनी कंट्रीज़ इस आईएमएफ की मेंबर है, तो वो है 188 कंट्रीज़। ये जो नंबर है तो ये चेंज हो सकता है ईयर बाय ईयर, मतलब कि 2 साल 3 साल बाद अलग अलग कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर सकती है या इसकी मेंबर हो सकती है। तो क्या है आईएमएफ का काम? मॉनेटरी कोऑपरेशन यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या कोई कंट्री को अगर कोई पॉलिसी फॉर्म करनी है तो वो किस तरह से फॉर्म की जाए, इसके लिए सजेशन देना या एडवाइस करना, या फिर टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। फैसिलिटीज़ द एक्सपेंशन बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कभी कभी क्या होता है कि जापान जो है वो चाइना या यूएसए, इन्हीं दो कंट्रीज़ को अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता हो इन्हीं दो कंट्रीज़ के साथ, तो ऐसा यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि एक कंट्री जो है वो 2 या 3 देश जो है तो उनके साथ साथ ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाए या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपांड करें, जिसकी वजह से हर एक कंट्रीज़ की बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। प्रमोट्स एंड मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम। येस, अगर कोई भी कंट्री को अगर फाइनेंस मिलता है, टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है, अलग अलग न्यू पॉलिसीज़ मिलती है, तो वो कंट्री अल्टीमेटली जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है, स्टेबलाइज कर सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो कंट्री एबल होती है किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो हर एक इंडिविजुअल का उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नेशनल इनकम में भी ग्रोथ होने वाली है। So helps in development of productive resource of all members as primary objective of economic policy. What is mean by productive resource of all members? तो जो कंट्रीज़ है, जो मेंबर्स है, तो हर एक कंट्री के पास ऐसा कोई रिसोर्स होता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, लेबर्स हो, चाहे वो मशीनरीज हो, रॉ मटेरियल्स हो, तो ऐसा कुछ ना कुछ रिसोर्स, स्पेशलाइज रिसोर्स होता है जिसकी वजह से वो कंट्री कंट्रीब्यूट कर पाती है ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इस रिसोर्सेज का किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए हर एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ये यहाँ पे देखा जाता है और इसमें आईएमएफ जो है वो हेल्प करता है। प्रमोट्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब जो करेंसीज़ में फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम भी आईएमएफ करता है। मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर्स, पेमेंट की जो अलग अलग सिस्टम्स है वो प्रोवाइड की जाती है।
गिव्स कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स बाय मेकिंग जनरल रिसोर्स ऑफ फंड टेम्पररीली अवेलेबल टू देम। मेंबर्स को एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जैसे कि हम जब बैंक में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको अश्योरेंस मिलता है कि यस, आपको कोई भी चीज़ के लिए अगर फाइनेंस या फंड्स या लोन चाहिए हो तो हम आपको देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से IMF ये गारंटी लेता है कंट्रीज़ के लिए कि आपको जो जो रिसोर्सेस चाहिए तो वो हम अवेलेबल करवाएंगे। शॉर्टन्स द ड्यूरेशन एंड लेसन्स द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मेंबर्स। अभी देखिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि हर कंट्री का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या फिर रिसिट्स एंड पेमेंट्स, इसका एक अकाउंट होता है जो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है वो मेंटेन करती है। तो हर एक कंट्री जो मेंबर कंट्रीज़ है IMF की, तो उसका भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि क्या होता है कि जो बैलेंसेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, कम ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मिसमैच होता है कभी कभी। ठीक है, तो बैलेंस मैच नहीं हो पाता है, एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट कितना, कभी कभी एक्सपोर्ट हद से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, कभी इंपोर्ट हद से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, इसको बैलेंस में लाने के लिए भी IMF काम करता है। आया समझ में? क्योंकि क्या होता है, हमने देखा था उस लेक्चर में कि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो क्या होता है, इंपोर्ट से अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसको आप सरप्लस बोलते हो। ओके, तो सरप्लस ये अच्छी बात है, बट जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए, इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो आपकी कंट्री क्या फेस करती है, डेफिसिट, जो कि कंट्री जो है वो डाउन फ्लो पे चली जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है अनादर जो वर्ल्ड बैंक है जो IMF के साथ ही एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वो है वर्ल्ड बैंक। अभी नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को, जैसे हम जैसे कस्टमर्स को हमारी बैंक जो कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वो प्रोवाइड करती है लोन, तो कंट्रीज़ को भी एक ऐसी बैंक होनी चाहिए कि जो उनको उनके बुरे समय में लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कौन सी है इसमें, तो IMF मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दो एसोसिएशंस जो है वो इन्वॉल्व है वर्ल्ड बैंक में। उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट है कौन सा, वर्ल्ड बैंक का, जो वर्ल्ड वॉर 2 1944 के बाद एस्टेब्लिश हुआ था, जैसे मैंने पहले कहा था। ओके, सो इसका मेन पर्पज़ क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज़ का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, कंट्री को स्टेबलाइज करना, इकोनॉमी को एक अच्छी पोजीशन पे लाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब कंट्री मेंबर कंट्रीज जो है वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जहाँ से जो भी उनका फंड्स है या जो भी उनका कैपिटल है वो प्रोडक्टिवली यूज़ हो पाए और उसका उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में उसकी मदद मिल पाए। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ गारंटीज और पार्टिसिपेशन इन लोन्स, क्या करता है ये जो वर्ल्ड बैंक है, वो प्रमोट्स प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या, बाय मीन्स ऑफ गारंटीज़, मतलब ये वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटी देता है। किसकी गारंटी, तो गारंटी इसकी कि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कि आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस कंट्रीज़ में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस भी बिजनेस में या प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ से जो भी आउटपुट निकल के आने वाला है वो अल्टीमेटली किसको बेनिफिट देगा, तो आपकी कंट्री को, जिसके आपकी जो करेंसी है वो क्या होगी, बढ़ने वाली है, फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ने वाला है। लॉन्ग रेंज बैलेंस ग्रोथ आपको यहाँ से मिलती है और इंटरनेशनल ट्रेड वो स्मूथली हो पाता है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें जो चढ़ना उतरना होता है तो वो भी आपका इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम आप अटेन कर पाते हो। ठीक है, अरेंजेस द लोन्स मेड और गारंटीड बाय रिलेशन टू इंटरनेशनल लोन्स विद अदर चैनल्स and conduct its operation with due regard to effect international investment on business conditions in territories of members, right? So ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड बैंक के थ्रू देखने को मिलेंगे। अनदर वन इज गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। सो
अगर देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज करते वक्त आपको टैरिफ्स जो है वो देना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये किसके लिए हुआ था? इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ही, ओके। जो वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट ये जो एग्रीमेंट है वो जिनीवा में साइन किया गया है अक्टूबर 30, 1947। कितने नेशंस हैं, मतलब किया था सिग्नेचर? तो 23 नेशंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे। एस्टैब्लिश जो है वो 1948 में हुआ था गैट, एंड लास्टेड आफ्टर सिग्नेचर ऑफ 123 नेशंस इन मराकेश। मतलब इसका एंड अप हुआ 123 नेशंस एंड में इसके टोटल थे। मराकेश में हुआ था ऑन अप्रैल 14, 1994 उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट्स में, ओके। सो WTO मतलब इसको रिप्लेस करने के बाद, मतलब 123 जो नेशंस थे वो एंड में थे इसके, और इसको रिप्लेस करके क्या आया? WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट जनवरी 1, 1995 में हुआ था। ये कुछ राउंड्स है, ये आपको नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, बट उरुग्वे राउंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड जो है वो जिनीवा में हुआ था 1947, एंड 20 उस जिसमें क्या किया गया था? 21% एवरेज कट इन टैरिफ्स में कट किया था, जिसकी वजह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर पाए विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन। कैनेडी सिक्स राउंड जिनीवा 1964-67 36% कट किया था। उसके बाद टोक्यो सेवेंथ राउंड हुआ था, जिनीवा में ही हुआ था ये भी, और 30% कट किया था। एंड उरुग्वे राउंड जो 8th राउंड है, जो जिसमें 33% एवरेज कट किया था। एंड एट द एंड WTO इज अ सक्सेसर टू गैट, मतलब क्या? गैट के बाद 1995 में जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड हुई गैट को रिप्लेस करके, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशली किसको देखती है, मतलब किस पे फोकस करती है? तो ट्रेड। कोई भी कंट्री हो उसमें जो ट्रेड चल रहा है वो स्मूथली चल पाए, इस पे ये ज़्यादा फोकस करती हैं। तो ये हमने देखा कि गैट को रिप्लेस करके इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मराकेश एग्रीमेंट। इट प्रोवाइड्स फेयर प्लेटफॉर्म किसके लिए? सर्विस लाइक एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एक दूसरे के साथ जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो रहा है, चल रहा है, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो पाए, एंड जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस रहती है तो उसको भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए। इट हैज़ 164 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है इसके? 164। कितने मेंबर्स है WTO के? 164, एंड 22 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स। व्हाट इज द रोल? फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन किसका? इम्प्लीमेंटेशन जो भी पॉलिसीज़ है ट्रेड रिलेटेड, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज, प्रोवाइड्स फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशंस। फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशंस। ट्रेड निगोशिएशन यानी कि क्या? अगर आपकी कंट्री हमें कार्स एक्सपोर्ट कर रही है, या फिर हमारी कंट्री आपको कोई मशीनरी एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसमें निगोशिएशन कैसे हो पाए? मतलब अगर ट्रेड को हमें कंटिन्यू रखना है दूसरी कंट्री के साथ, तो कुछ ना कुछ निगोशिएशंस भी करनी होगी। सेटल आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रेड चले तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, डिसिप्लिन के साथ नहीं चल पाएगा, और जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ, तो वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे। कोऑपरेट्स विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन मेकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोऑपरेट्स विथ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोला है कि IMF के साथ मिलके ये काम करता है क्या? वर्ल्ड बैंक, बिकॉज दे बोथ वेर एस्टैब्लिश्ड एट द सेम टाइम आफ्टर ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सो एंड वर्ल्ड बैंक इन मेकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये फ़ायदा होता है दोनों मिलके, जब दोनों इंस्टीट्यूट मिलके जब वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, तब और ज़्यादा इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बन पाती है, और जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो पीसफुली काम कर सकती है। अनदर इंस्टीट्यूट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ UNCTAD, ओके, जो 1964 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
इट इज़ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड ये क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको डिस्कस करके। अगर आपने अभी तक देखा हो तो सारी की सारी जो इंस्टीट्यूट्स है वो किस पे फोकस कर रही है कि सारी कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है या फिर फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं तो उससे वो उभर सके। UNCTAD is headquartered in Geneva, Switzerland and has 193 member countries. It was created because existing institutions जो है वो जैसे कि GATT, IMF एंड वर्ल्ड बैंक वो वेर नॉट कंसर्न विथ प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सिर्फ और सिर्फ वो किस पे फोकस करेगी, सिर्फ ट्रेड रिलेटेड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़ को। डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी उतना सपोर्ट चाहिए रहता है, अदरवाइज़ वो ना डेवलप ना अंडर डेवलप, तो वो बीच में ही जो है वो रहेगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप में कन्वर्ट करने के लिए UNCTAD एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। UNCTAD's मेन ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटेड टू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। और ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हो पाए, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। क्योंकि बेसिकली यही रीजंस होते हैं कि कंट्री जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। मतलब ट्रेड की जो पॉलिसीज़ होती है वो कहीं पे सफिशिएंट नहीं होती है, या फिर फाइनेंस जो है वो कम पड़ सकता है कंट्री को और डेवलप्ड होने में, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं हो पाती है कि जिसकी वजह से कंट्री अच्छी तरीके से दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए, और टेक्नोलॉजी की जो कमी होती है उसकी वजह से भी कंट्री अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट में मार खा जाती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें होती है, UNCTAD जो है वो फोकस करता है। आर द ऑब्जेक्टिव्स, एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं किस वजह से होते हैं, नॉर्मली सब्सिडीज़ एंड टैरिफ्स की वजह से, तो ये एलिमिनेट करना ये इसका काम है। उसके बाद प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड फॉर स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम की जाए जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोशन मिल पाए। निगोशिएटिंग मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली लो डेवलप्ड कंट्रीज़। जो भी लो डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि क्या, बहुत ही स्लोली डेवलप हो रही है, मतलब उसको जो एग्जैक्ट पुश होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और सालों साल वो उसी स्टेज में है। तो इस तरह की कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो क्या कर पाए, डेवलपिंग की तरफ जो है वो कदम बढ़ा सके। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 22 अगस्त 1966 में इसका एस्टैब्लिश, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ इन एशिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ इन एशिया, एशिया में जो जो कंट्रीज़ है उसकी, स्पेशली एशिया को ये फोकस कर रहा है, एशिया में जो जो कंट्रीज़ है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। मेंबर कंट्रीज 68 टिल टुडे, अभी का जो नंबर है वो क्या है, अब तक कितनी मेंबर कंट्रीज़ है, 68। एम क्या है, एशिया एंड पैसिफिक फ्री फ्रॉम पावर्टी। एशिया एंड पैसिफिक जो एरिया है तो वो क्या करना है, उसको पावर्टी, उसमें जो पावर्टी है उसको रिड्यूस करना है। एंड हेडक्वार्टर्ड जो है इसका वो है मनीला, फिलीपींस में। क्या करता है ये, मेंबर एंड पार्टनर जो है उसके 68 जो है वो उसको लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक। सेम काम है इसका भी, सिर्फ फ़र्क ये है कि एशिया एंड पैसिफिक को इसने फोकस किया हुआ है। प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन, असिस्टेंस टू डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज इन द रीजन एंड कंट्रोल्ड किससे हो रहा है ये, यूएस, विद द यूएस जापान हैविंग लार्जेस्ट टेक। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रोल है या पार्ट है वो किसका है, यूएस एंड जापान का। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA, established 24 September 1916 as an affiliate of the World Bank, established primarily to provide finance to less developed member countries on soft loan basis, headquarter Washington DC में है इसका। reduction of poverty and development assistance, सेम पर्पज़ है। 174 कंट्रीज़ मेंबर है इसकी एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये मेंबर है। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था,
ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के जो जो अलग अलग ऑफर्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, वो चाहे डिबेंचर्स हो, स्टेट्स में हो, चाहे शेयर्स में हो, इक्विटीज़, एडवाइजरी एंड असेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट की वजह से फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से प्राइवेट जो कंपनीज़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होता है। सो ये फ़ायदा है। वॉशिंगटन डीसी है इसका हेडक्वार्टर। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, 185 कंट्रीज़, एंड ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। अभी के गोल्स पे अगर देखा जाए तो इसका रिसेंट जो गोल्स है वो क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सस्टेन करना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, एक्सपांडिंग स्मॉल बिजनेस एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर improvements and promoting climate, health and education policies. 6, to ensure that private enterprise in developing nations have access to markets and financing. क्या करता है, प्राइवेट इंटरप्राइज इन डेवलपिंग नेशंस हैव एक्सेस टू मार्केट्स एंड फाइनेंसिंग. मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा, established to supplement function of World Bank and IFC, established in April 1988, headquarters same Washington DC, member 181 countries, member of World Bank Group and Development Finance Institution. ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है नॉर्मली कौन सी कंट्रीज़ को, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ को. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्रक्स ऑफ अवर टुडेज वीडियो, दैट इज़ IMF 1945 है एस्टैब्लिशमेंट ईयर, नंबर ऑफ मेंबर्स 189 एंड हेडक्वार्टर इज़ वॉशिंगटन DC. देखिए वॉशिंगटन DC जो हेडक्वार्टर है वो 5 इंस्टीट्यूट्स का है, जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, मीगा, IDA एंड IFC. मतलब जो भी वर्ल्ड बैंक की मेंबर्स है ना, तो उसका वॉशिंगटन DC ही हेडक्वार्टर है, एंड प्लस IMF एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों. उसके बाद ADB जो है वो 1966 67 नंबर ऑफ मेंबर्स है इसके, एंड मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है. UNCTAD 1964 में एस्टैब्लिशमेंट ईयर, 194 मेंबर्स, एंड जिनीवा 2 इंस्टीट्यूट्स का हेडक्वार्टर है, WTO एंड UNCTAD. राइट. सो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, एंड इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसकी वजह से आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू सो मच.